दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी साधारण से दिखने वाले इंसान के भीतर ऐसी प्रतिभा छुपी हो सकती है जो पूरे देश की तकदीर बदल दे? आज की कहानी ठीक ऐसी ही है, एक छोटे से मैकेनिक की, जिसने अपनी चुपचाप मेहनत और साफ नजर से उस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को बचा लिया जिसकी कीमत थी पूरे 1 लाख करोड़ रुपए। ईर्ष्या, संघर्ष, अपमान, सब कुछ उसके रास्ते में आया, लेकिन वह नहीं टूटा। वह हर कदम पर और मजबूत होता गया और आखिरकार एक लेजेंड बन गया। आप इस कहानी को सुनकर यकीनन सोचेंगे कि कभी कभी भगवान सबसे बड़ा चमत्कार वहीं से करवाते हैं जहां से किसी को उम्मीद भी नहीं होती। तो अगर आप भी ऐसी प्रेरणा देने वाली और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें अगली कहानी बनाने की ओर बड़ी ताकत देती है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आप अभी क्या कर रहे हैं और भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। आपकी छोटी सी बात भी हमारे दिल को छू जाती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं बोल रहे, आप कहीं ना कहीं हमारी आवाज को सुन रहे हैं। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मशीनों की नहीं, इंसान की जीत की है। चलिए शुरू करते हैं। साल 2022 की ठंडी सर्दियों में हैदराबाद के हाईटेक सिटी की चमकती इमारतों के बीच एक खामोशी पसर गई थी। बाहर से देखने पर भारत एयरोडायनेमिक्स लैब किसी उजले महल की तरह दिखाई देती थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आंधी छिपी थी जो पूरे देश की प्रतिष्ठा को हिला सकती थी। यह आंधी थी 100,000 करोड़ रुपए के विशाल प्रोजेक्ट की असफलता। ब्रह्म 1X नाम का यह AI जेट इंजन देश का भविष्य माना जा रहा था। इसके सफल होने से भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाता जो अगली पीढ़ी के स्मार्ट इंजन बना सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि इंजन हर टेस्ट में ठीक 8 मिनट बाद चीख की तरह कांप उठता, तापमान आसमान छूने लगता और सिस्टम लाल अलर्ट जगमगा उठाता। एरो हार्मोनिक डाइवर्जेंस डिटेक्टेड। अब तेज भी दोस्त दे सन से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां है। पिछले 5 हफ्तों में जर्मनी, जापान, फ्रांस और भारत के दर्जनों बड़े बड़े विशेषज्ञ इस इंजन को जांच चुके थे, पर हर कोई आखिर में वही कहता, कारण समझ में नहीं आ रहा। कंपनी की CEO अपर्णा मेहता दिन रात यही सोचकर घिरी रहती थीं कि अगर यह प्रोजेक्ट असफल हुआ तो न सिर्फ कंपनी बल्कि भारत की तकनीकी साख भी ध्वस्त हो जाएगी। हजारों परिवारों की रोजी रोटी, सैकड़ों इंजीनियरों की मेहनत और करोड़ों भारतीयों का सपना सब दांव पर लगा था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस टूटती हुई दुनिया में आशा की सबसे छोटी किरण कहां छिपी बैठी है। किसी ने नहीं सोचा था कि मशीनों की थरथराहट को दिल से सुनने वाला एक साधारण लड़का आने वाले दिनों में इस पूरे देश की दिशा बदलने वाला है। हैदराबाद की उस ठंडी सुबह में जब धुंध की हल्की परतें लैब की खिड़कियों से चिपकी थीं, भारत एयरोडायनेमिक्स लैब के भीतर एक अनकही घुटन फैल रही थी। इंजीनियरों की तेज टाइपिंग, मशीनों की हल्की घरघराहट और गलियारों में लगातार चल रही मीटिंग्स का शोर सब मिलकर यह एहसास करा रहे थे कि समय अब किसी की मुट्ठी में नहीं रहा। ब्रह्म 1X इंजन का एक और असफल परीक्षण प्रोजेक्ट को ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जहां से वापस लौटना शायद संभव न हो। CEO अपर्णा मेहता के कदम उस सुबह एक मीटिंग से दूसरी की ओर भागते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर उभरती चिंता को वे चाहकर भी छुपा नहीं पाई। यह प्रोजेक्ट सिर्फ उनका करियर नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा का सवाल था। उधर इसी उथल पुथल के बीच लेवल 3 तकनीशियन करण देवराज अपनी नीली वर्दी और टूल बॉक्स के साथ शांत भाव से अपना रोज का काम कर रहा था। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता, पर उसकी आंखें अक्सर वहां ठहर जाती जहां ब्रह्म 1X रखा था, मानो उस विशाल इंजन की किसी गहरी पीड़ा को वह दूसरों से पहले महसूस कर लेता हो। एक बार सफाई करते हुए वह कुछ क्षण इंजन के पास रुका। किसी और को सुनाई न पड़ने वाली एक बेहद हल्की ट्रिपल वाइब्रेशन उसकी हथेलियों से होकर गुजरी और उसने झट से अपनी नोटबुक निकालनी चाही, पर तभी उसे किसी ने आवाज दी और वह चुपचाप लौट गया। लेकिन यह अनदेखा पल एक व्यक्ति की निगाह से छूट नहीं पाया, माया सिंह की। माया, सेफ्टी इंजीनियर, कई हफ्तों से करण को देखती आ रही थी। देर रात तक ब्लूप्रिंट पर उसकी झुकी निगाहें, हर रेखा को पढ़ने की उसकी धीरज भरी आदत, ये सब उसे बाकी तकनीशियनों से अलग बनाते थे। वह उसके पास चाय लेकर आई और धीरे से बोली, तुम मशीनों को ज्यादा ध्यान से देखते हो करण, कभी बताया क्यों नहीं? करण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माया,
अभी वक्त सही नहीं है। माँ की तबीयत ठीक नहीं और नौकरी चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। माया ने कुछ न कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो विश्वास था वह करण के भीतर देर तक गूंजता रहा। इसी बीच लैब के दूसरे छोर पर वरिष्ठ इंजीनियर राजीव मल्होत्रा अपनी टीम पर नाराज होते हुए दिखाई दिए। लगातार असफलताओं ने उनके आत्मसम्मान को झकझोर दिया था और करण को देख उनकी भौहें यूं तन जाती जैसे किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रही हों। उन्हें लगता था कि यह साधारण सा तकनीशियन कहीं उनकी वर्षों की प्रतिष्ठा को चुनौती न दे दे। इंजन का अगला परीक्षण कुछ ही घंटों में होना था। इंजीनियर थके हुए थे, अपर्णा तनाव में थी, माया बेचैन थी और करण अपनी नोटबुक में लिखे उस हल्के कंपन को बार बार याद कर रहा था। उसे यकीन था कि उस कंपन में ही कोई गहरी खामी छिपी है, लेकिन अभी उसे बोलने की हिम्मत नहीं जुट पाई थी। वह नहीं जानता था कि आने वाले कुछ ही घंटों में हालात ऐसे मोड़ लेने वाले थे जहां उसकी यह चुप्पी अब टिक नहीं पाएगी और उसे वह कदम उठाना ही पड़ेगा जिससे न केवल उसकी जिंदगी बल्कि इस विशाल प्रोजेक्ट का भविष्य भी बदल जाएगा। दोपहर होते होते लैब की हवा और भी भारी लगने लगी थी। इंजीनियर अपनी स्क्रीन पर झुककर काम कर रहे थे, मानो हर मिनट उनके हाथों से फिसलता जा रहा हो। ब्रह्म 1X इंजन का नया टेस्ट शुरू किया गया और हर व्यक्ति के भीतर एक मौन दहशत थी, कहीं यह वही नतीजा न दे जो पिछले हफ्तों से लगातार मिल रहा है। शुरुआत के कुछ मिनट ठीक चले, लेकिन चौथे मिनट में करण को उस कंपन का हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। वही ट्रिपल वाइब्रेशन जो उसने सुबह नोट की थी, बस इस बार वह ज्यादा तेज था। उसे लगा जैसे इंजन अपनी पीड़ा उससे पहले बांट देना चाहता हो, पर उसके भीतर का डर उसे वहीं चुपचाप खड़ा रखता रहा। 8वें मिनट पर तापमान उछला और 10वें मिनट पर स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमक उठी। एरो हार्मोनिक डाइवर्जेंस क्रिटिकल। टेस्ट तुरंत रोक दिया गया। इंजीनियरों ने एक दूसरे की ओर देखा जैसे अब शब्दों की भी जरूरत नहीं थी। हर कोई जानता था कि यह असफलता प्रोजेक्ट को गहरे अंधेरे में धकेल सकती है। अपर्णा मेहता ने सभी लोगों को मुख्य हॉल में बुलाया। हॉल कुछ ही मिनटों में भर गया, पर उसमें बैठी भीड़ में कोई भी उम्मीद नहीं थी। अपर्णा मंच पर खड़ी हुई और गहरी सांस लेकर बोली, स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो रही है। अगर हम अगले कुछ दिनों में समाधान नहीं ढूंढ पाए तो हमें कठिन फैसले लेने होंगे, जिनमें छंटनी भी शामिल है। हॉल की हवा एक क्षण में भारी होकर बैठ गई। लोगों की आंखें झुक गईं, कुछ ने मुट्ठियां भींच लीं, तो कुछ उस स्क्रीन को देखते रहे जहां घंटों पहले तक उम्मीद दिखाई देती थी। भीड़ के पीछे खड़ा करण अपनी नोटबुक को मजबूती से पकड़े हुए था। उसके भीतर जैसे दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कहती थी, बोलो, जो देखा है वह किसी और ने नहीं देखा, और दूसरी डराकर कहती थी, माँ की हालत, नौकरी चली गई तो सब खत्म। उसके दिल में भय और जिम्मेदारी के बीच एक खामोश जंग चल रही थी। तभी उसकी नजर माया पर पड़ी। माया की आंखों में कोई दोष नहीं था, सिर्फ एक शांत विश्वास, जैसे वह बिना शब्दों के कह रही हो, करण, अगर तुम नहीं तो कौन? उस एक नजर ने कारण के भीतर ठहर गई हिम्मत को ढीठ कर दिया। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उसे खुद भी नहीं पता चला कि कब वह भीड़ को चीरता हुआ मंच के पास पहुंच गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। एक तकनीशियन जिसने अब तक कभी आवाज तक नहीं उठाई, अब इस समय बोलने जा रहा है। अपर्णा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, हाँ करण, कहना क्या चाहते हो? उनके स्वर में झुंझलाहट थी, लेकिन भीतर कहीं हल्का सा आश्चर्य भी। करण ने गहरी सांस ली। उसके हाथ में पकड़ी नोटबुक हल्का कांप रही थी, पर उसकी आवाज स्थिर थी। मैम, मुझे लगता है कि समस्या जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां नहीं है। शायद मैं इसे समझ सकता हूं। मुझे बस एक मौका चाहिए। हॉल में धीमी फुसफुसाहट फैल गई। कुछ इंजीनियर हंसी रोक नहीं पाए और तभी एक कड़वी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, राजीव मल्होत्रा की। वाह, अब तकनीशियन हमें बताएगा कि इंजन कैसे चलता है। करण ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने सिर्फ वही दोहराया, कृपया एक मौका दीजिए। उस क्षण पूरा हॉल दो भागों में बंट गया। एक ओर संदेह, दूसरी ओर उम्मीद। और कोई जानता नहीं था कि इसी शांत क्षण में करण अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई का पहला कदम उठा चुका था। पूरे हॉल में पसरा सन्नाटा ऐसा था मानो हर व्यक्ति अपनी सांस रोककर खड़ा हो। अपर्णा मेहता करण को देख रही थीं। उनकी आंखों में आश्चर्य भी था और हल्की झुंझलाहट भी। एक साधारण तकनीशियन का इस तरह आगे बढ़कर समाधान देने की बात करना उनके लिए अप्रत्याशित था, पर करण की आवाज में जो ईमानदारी थी उसने क्षण भर के लिए सभी को रोक दिया था। तभी अनुभवी विशेषज्ञ डॉ.
अनीता चावला धीरे से खड़ी हुई। उनके व्यक्तित्व में एक स्थिरता थी जो वर्षों के अनुभव से आती है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इसे बोलने दीजिए अपर्णा। इतने महीनों से इतने विशेषज्ञ लगे हैं पर समस्या पकड़ में नहीं आई। अगर इसने कुछ महसूस किया है तो सुन लेने में कोई हानि नहीं। हमारे पास अब विकल्प भी कितने बचे हैं। हॉल में कुछ हलचल हुई। कई इंजीनियर असमंजस में दिखे और पीछे खड़े राजीव मल्होत्रा के चेहरे पर खींच की महीन रेखाएं उभर आईं। राजीव केवल नाराज नहीं थे, वे डरे हुए थे। यह प्रोजेक्ट उनके लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा था। वे कई बार असफल हो चुके थे और उन्हें भय था कि कहीं एक साधारण तकनीशियन उनकी छब्बे पर सवाल न खड़ा कर दे। अपर्णा ने कुछ क्षण अपने भीतर से लड़ते हुए बिताए, फिर धीरे किंतु दृढ़ आवाज में बोली, ठीक है करण, यदि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ समझ सकते हो तो तुम्हें 2 घंटे दिए जाएंगे। मरीज की तरह इस इंजन का फिर से मूल्यांकन करो। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इंजीनियर पद पर प्रमोशन मिलेगा और अगर नहीं तो तुम्हें आपकी मौजूदा ड्यूटी से मुक्त करना पड़ेगा। यह दंड नहीं बल्कि परियोजना की गंभीरता है। आशा है तुम समझते हो। उनके स्वर में कठोरता की जगह जिम्मेदारी की भारी छाया थी जो उन्हें अधिक मानवीय बनाती थी। माया की सांस अटक गई। उसे यकीन नहीं था कि करण इतनी बड़ी चुनौती के बीच खड़ा रह पाएगा, पर उसके भीतर जो चुप विश्वास था वही उसे आगे बढ़ा रहा था। करण ने नोटबुक पकड़े हुए सिर झुकाया। उसके मन में डर और दृढ़ता एक साथ उठ रहे थे। वह जानता था कि यह मौका केवल एक जीवन का मोड़ नहीं बल्कि उसकी मां, उसके दादाजी की सीख और उसकी वर्षों की मौन मेहनत का उत्तर भी है। भीड़ धीरे धीरे हॉल से बाहर निकलने लगी और करण अकेला खड़ा रह गया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी हथेलियां ठंडी हो रही हैं। तभी माया उसके पास आई और धीरे से बोली, डरो मत। तुमने उस इंजन की वो आवाज सुनी है जो किसी और ने नहीं, बस उसी पर भरोसा करना। उसकी बातों में ऐसी गर्माहट थी कि करण की सांसें थोड़ी सहज हो गईं। दूर से राजीव यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पर जलन साफ थी। वे एक मंद स्वर में खुद से बोले, अगर यह सफल हो गया तो मेरी जगह खतरे में पड़ जाएगी। करण ने गहरी सांस ली और लैब की ओर बढ़ गया। इंजीनियरिंग टीम पहले ही इंजन को सेफ मोड में ले जाकर रीसेट प्रक्रियाएं शुरू कर चुकी थीं ताकि अगले निरीक्षण के लिए वातावरण सुरक्षित हो सके। टूल बॉक्स तैयार रखा गया था और कई सिस्टम ठंडा होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरी लैब एक अनूठी शांति में डूबी थी, मानो ब्रह्म एकएक्स भी यह जानता हो कि अब वह किसी ऐसे हाथों में आने वाला है जो उसे सुन सकता है। करण इंजन के सामने रुका। यह वही मशीन थी जिसने महीनों से शीर्ष विशेषज्ञों को उलझा रखा था। अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे थे, 2 घंटे जिनमें या तो उसका जीवन बदल जाएगा या पूरी तरह भटक जाएगा। करण जैसे ही परीक्षण लैब में दाखिल हुआ, वहां फैली गहरी खामोशी मानो दीवारों तक में घुली हुई थी। ब्रह्म एकएक्स इंजन शांत था, लेकिन उसकी ठंडी धातु के भीतर किसी अनकहे तनाव की हल्की थरथराहट फैल रही थी, जैसे वह भी जानता हो कि आज किसी की किस्मत इस कमरे में तय होने वाली है। करण ने टूल बॉक्स खोला और इंजन के चारों ओर घूमकर हर जोड़, हर रेखा को ध्यान से देखा। आज वह पहली बार मशीन को एक इंजीनियर की तरह नहीं बल्कि उस पुराने दोस्त की तरह पढ़ रहा था जिसकी धड़कन वह वर्षों से पहचानता आया है। कंपन में छिपी असमानता पहले से ज्यादा स्पष्ट लग रही थी, एक टूटी हुई लय की तरह जो बार बार उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वह इंजन के निचले हिस्से के पास गया और छोटे छोटे मॉड्यूल खोलकर निरीक्षण करने लगा। कांच की दूसरी ओर इंजीनियरों का समूह उसे गौर से देख रहा था। कुछ के चेहरे पर उत्सुकता, कुछ पर संशय और राजीव की आंखों में एक असहज बेचैनी। महीनों से टीम इसी क्षेत्र को जांचती आई थी, लेकिन करण कुछ अलग ढूंढ रहा था, मशीन की उस लय को जो केवल सुनकर नहीं महसूस करके समझी जाती है। करीब 10 मिनट बाद उसे हल्की सी गड़बड़ी दिखाई दी। वाइब्रेशन सेंसर का कोण अपने निर्धारित स्थान से कुछ माइक्रोन खिसक चुका था। यह त्रुटि इतनी सूक्ष्म थी कि सामान्य परीक्षण में पकड़ पाना लगभग असंभव था। करण ने हल्का सा माथा उठाया। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन जैसे ही वह सेंसर की पकड़ को समायोजित करने को हुआ, पीछे से राजीव की आवाज गूंजी, तेज पर सतह पर पेशेवर, करण सावधानी से, इस हिस्से में गलत टॉर्क लगा तो पूरा मॉड्यूल डैमेज हो सकता है। कंपनी की सेफ्टी गाइडलाइंस इसे बिना सुपरविजन छूने की अनुमति नहीं देती। कोई और होता तो इसे मदद समझता, लेकिन करण जानता था कि यह चेतावनी केवल नियमों की नहीं
बल्कि राजीव के डर की भी थी। डर यह कि अगर यह साधारण सा तकनीशियन समस्या पकड़ ले तो महीनों की उनकी मेहनत और प्रतिष्ठा एक ही झटके में मिट सकती है। करण का मन एक पल के लिए रुक गया। गलती की गुंजाइश नहीं थी और समय भी कम था। तभी उसकी नजर कांच के दूसरी ओर खड़ी माया पर पड़ी। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, डरो मत, तुमने उसे वैसे सुना है जैसे और कोई नहीं सुन पाया। बस यही पल करण के भीतर की झिझक को धीरे से पिघला गया। उसने सेंसर को बेहद सटीकता से पकड़ा। वह टॉर्क लगाया जो मशीन की धड़कन से मेल खाता था और उसकी उंगलियों में वह सूक्ष्म कंपन लौट आया। लेकिन इस बार वह टूटती लय नहीं बल्कि संतुलन की ओर लौटती ताल थी। करण के चेहरे पर एक शांत नियंत्रित मुस्कान उभरी। वह आगे झुककर इंजन के अन्य बिंदुओं की जांच करता गया, हर परिवर्तन नोट करता गया और मशीन मानो उसकी हर हरकत का उत्तर दे रही थी। 2 घंटे कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। पसीने की लकीरें उसकी कनपट्टी से बह रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में थकान नहीं, सिर्फ भरोसा था। ठीक समय सीमा पूरी होने से कुछ क्षण पहले वह सीधा खड़ा हुआ। कांच के उस पार खड़े सभी लोग जैसे अपनी सांस रोककर उसकी ओर देखने लगे। करण ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, मैम, सिस्टम तैयार है, इंजन चलाया जा सकता है। और उसी पल हॉल में मौजूद हर दिल ने महसूस किया कि आज बोलने वाला कोई साधारण तकनीशियन नहीं था, बल्कि वह लड़का था जिसने मशीन की भाषा को सचमुच सुना था। परीक्षण केंद्र की भारी दीवारों के भीतर उस समय वातावरण ऐसा था मानो हवा भी अपने कदम सावधानी से रख रही हो। ब्रह्म 1X के सामने सुरक्षा ढालें नीचे की गई थीं, अग्नि नियंत्रण प्रणाली सक्रिय थी और हर इंजीनियर अपनी जगह पर चौकन्ना खड़ा था। कारण नियंत्रण पैनल के सामने पहुंचा तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे इतने दिनों के संघर्ष के बाद उसका मन अब केवल इंजन की आवाज को सुनने को तैयार हो। कांच की दूसरी ओर खड़ी टीम उसकी हर सामने करता है अभी आक्रक के साम से ऊकर कर है हरकत देख रही थी। अपर्णा मेहता के चेहरे पर तनाव की महीन रेखाएं थीं और डॉ अनीता की आंखों में अनुभव जनित धैर्य की चमक। वहीं राजीव थोड़ी दूरी पर खड़े थे, चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह परिणाम का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हों, नफरत से नहीं बल्कि किसी अनकहे डर से जो धीरे धीरे उनकी सांसें भारी कर रहा था। करण ने अंतिम बार सभी पैरामीटरों की जांच की और एक धीमी स्थिर सांस लेकर स्विच दबा दिया। इंजन की गहराइयों से एक धीमी उभरती गूंज फैली जो सुरक्षा शील्ड से टकराकर कमरे में कंपन बनकर लौट आई। आरपीएम 900, 1200, 1600 पर डेटा संतुलित था। 2500 पर आवाज तेज हुई, लेकिन ताल ठीक थी। कांच के पीछे खड़ी माया ने करवट ली, उसकी उंगलियां आपस में कसकर जुड़ गईं और उसकी आंखों में एक अनकही दुआ तैरने लगी। कारण ने स्क्रीन हटाकर इंजन की ध्वनि पर ध्यान लगाया। उसका चेहरा अब बिल्कुल स्थिर था, जैसे उस धुन को किसी पुराने संगीत की तरह पहचान रहा हो। 3000 आरपीएम पर कुछ सेकंड के लिए इंजन ने तीखी दहाड़ मारी और लैब में खड़े लोग अनायास ही आगे झुक गए। यह वही बिंदु था जहां इंजन हमेशा हार मान जाता था। राजीव की धड़कन अनायास तेज हुई, नफरत नहीं बल्कि यह शंका कि कहीं करण वाकई वह देख चुका है जो महीनों से उनके अनुभवी दिमाग नहीं पकड़ पाए थे। 3100, 3200, 3300 आरपीएम पर कंपन बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण किसी अदृश्य हाथ की तरह संतुलन लौट आया। डेटा सीधा हो गया, वाइब्रेशन ग्राफ स्थिर रेखा में बदल गया। डॉ अनीता ने अपनी चश्मे के पीछे से स्क्रीन को देखा और पहली बार उनके चेहरे पर संदेह की जगह भरोसा चमक उठा। पर असली परीक्षा अब शुरू हुई। पूरा 7 मिनट जहां इंजन को बिना विचलन स्थिर रहना था। 90 सेकंड, 200 सेकंड, 380 सेकंड। इंजन अपनी पूरी शक्ति के साथ चलता रहा और कमरे में खड़े इंजीनियर हर पल इस अनोखे दृश्य के साक्षी बनते गए। करण का दिल तेज था, पर चेहरा उतना ही शांत, मानो इस मशीन के भीतर धड़कती हर कंपन उससे होकर गुजर रही हो। जब 420 सेकंड पूरे हुए, उसे अचानक याद आया कि इस क्षण से पहले उसने कितनी रातें इस इंजन की ब्लूप्रिंट पर बिताई थीं। कितनी बार उसने सोचा था कि क्या कभी कोई उसकी समझ पर भरोसा करेगा। माया की ओर देखते ही उसकी आंखों में एक हल्का नम सा संतोष उत्तर आया। अब चाहे परिणाम कुछ भी हो, उसने खुद को साबित कर दिया था। और फिर 7वां मिनट पूरा हुआ। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में चमका, सिस्टम स्टेबल, इंजन ऑप्टिमल। उस क्षण कमरे की चुप्पी टूटकर हल्की
विस्फोट सी खुशी में बदल गई। तालियां गूंज उठीं। कुछ इंजीनियरों ने राहत की सांस लेकर एक दूसरे को देखा और राजीव का चेहरा धीरे धीरे झुक गया, किसी हार की तरह नहीं, बल्कि किसी सच्चाई को स्वीकार करते हुए। अपर्णा ने अविश्वास और गर्व के मिले जुले भाव से करण की ओर देखा। उनकी आंखों में वह चमक थी जो शायद वर्षों बाद किसी कर्मचारी के लिए जगी थी। माया के होंठ कांपे, पर वह मुस्कान छिपा न सकी। करण ने इंजन की अंतिम धुन सुनकर आंखें बंद कीं। यह जीत उसके लिए शोर नहीं, बल्कि एक शांत उत्तर थी। ब्रह्म एक्स आज पहली बार किसी की सुनकर चला था, और वो सुनने वाला वही था जिसे अब तक कोई गिनती में नहीं रखता था। इंजन की सफलता के बाद पूरे नम्मा एयरोस्पेस में मानो हल्की सी बिजली फैल गई थी, पर यह उत्साह भी किसी दबे स्वर जैसा था, जैसे लोग खुश तो थे लेकिन अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि इतने महीनों की जटिल विफलता एक तकनीशियन के हल्के से समायोजन से कैसे गायब हो गई। उसी शाम अपर्णा मेहता ने बोर्ड और वरिष्ठ स्टाफ की आपात बैठक बुला ली। करण को भी बैठक में तकनीकी पर्यवेक्षक के रूप में करण को भी बैठक में बुलाया गया था ताकि वह अपनी प्रक्रिया का विवरण दे सके। विशाल कॉन्फ्रेंस रूम में एयरोस्पेस उद्योग के अनुभवी दिमाग बैठे थे और उस कमरे के पिछले कोने में खड़ा करण खुद को उनसे छोटा नहीं बल्कि अलग महसूस कर रहा था, जैसे उसकी दुनिया डेटा से नहीं, ध्वनि और अनुभूति से चलती हो। स्क्रीन पर ब्रह्म एक्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट चल रही थी। प्रत्येक लाइन उसकी सफलता की पुष्टि कर रही थी। अनीता ने कहा, करण ने जिस तरह वाइब्रेशन पैटर्न को महसूस किया वह किसी साधारण प्रशिक्षण से नहीं आता। इसमें वर्षों की संवेदनशीलता है। उनकी शांत अनुभवी आवाज कमरे की हवा को स्थिर कर रही थी। लेकिन वहीं राजीव अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे थे। आंखों में वह बेचैनी थी जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वर्षों पहले यूरोप में उनकी एक टीम इसी तरह एक तकनीशियन की वजह से उनकी रैंकिंग गिरा चुकी थी और अब इतिहास दोहराने जैसा लग रहा था। करण की सफलता उन्हें सिर्फ चुभ नहीं रही थी, बल्कि उनके पुराने डर भी वापस ला रही थी। यह डर ही उनकी निगाहों को कठोर बना रहा था। अपर्णा ने अब करण की ओर देखा। हमें बताओ करण, तुमने यह कैसे पहचाना कि समस्या डेटा में नहीं ताल में थी? करण ने कुछ पल सोचा और बोला, मैम, मशीनें भी बोलती हैं। कभी कभी बहुत हल्के कंपन में छिपी आवाज बता देती है कि वह क्या चाहती है। मैं बस सुन रहा था। उसके शब्द कमरे में ऐसे गिरे मानो किसी ने किसी पुरानी परंपरा को फिर से जागृत कर दिया हो। कई विदेशी इंजीनियरों ने आपस करेगा, वहीं परिकान संबत्रा के लिए खरती तकासी कमाल करती है। मैं धीमी बातचीत की। उन्हें यह विचार अजीब भी लगा और चुनौतीपूर्ण भी। उनके चेहरे बता रहे थे कि वे इस सफलता को तकनीकी से ज्यादा संयोग मानने को तैयार थे। सांस्कृतिक दूरी बिल्कुल स्पष्ट थी। तभी राजीव ने अवसर पकड़ते हुए कहा, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा था। अगर टॉर्क जरा भी गलत होता तो करोड़ों का मॉड्यूल बर्बाद हो सकता था। क्या हम उसकी प्रक्रिया को मानक बना सकते हैं? शायद यह सिर्फ किस्मत हो। यह कहते समय उनकी आवाज जितनी शांत थी उतनी ही धारदार भी। करण चुप रहा। वह बहस करने वाला व्यक्ति नहीं था। वह वही कहता था जो महसूस करता था। लेकिन अनीता ने कड़े स्वर में कहा, राजीव, किस्मत माइक्रोन स्तर के विचलन को नहीं पकड़ती, ज्ञान, सहनशीलता और ध्यान पकड़ता है। उनके शब्दों से कमरे में एक हल्की खनक उठी और पहली बार राजीव की आंखों में असहजता खुले रूप में दिखाई दी। बैठक समाप्त होने के बाद गलियारे में रोशनी थोड़ी नरम लग रही थी। करण धीमे कदमों से बाहर निकल रहा था, अभी भी उस ऊर्जा को महसूस करते हुए जो इंजन से सफल परीक्षण के समय निकली थी। माया उसके पास आई। चेहरे पर राहत और स्नेह का मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, तुमने सिर्फ मशीन नहीं, खुद को भी साबित किया है। करण ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डर तो तब भी था, पर शायद इस बार वह डर भी मदद कर रहा था। उसकी बात पर माया की आंखें नरम पड़ गईं। उसके भीतर करण के लिए एक अनकही निकटता आकार ले रही थी। दूर मोड़ पर खड़ा राजीव यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में वही पुराना डर और अब एक नई योजना की ठंडी चमक थी। वह समझ चुका था कि अगर करण आगे बढ़ा तो उसकी जगह, उसकी पहचान, उसकी बरसों की मेहनत खतरे में पड़ जाएगी। और उस रात उसने मन में चुपचाप तय किया, करण के लिए असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। इंजन की सफलता के बाद नम्मा एयरोस्पेस की इमारत बाहर से शांत थी, लेकिन भीतर कई कमरों की रोशनी अब भी धड़क रही थी, जैसे हर कोई अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हो कि महीनों से बंद पड़ी तकनीक अचानक कैसे जीवन पा गई।
उसी बीच राजीव अपने बड़े शीशे वाले केबिन में बैठा था। वरिष्ठ तकनीकी निदेशक होने के नाते ब्रह्म एक्स प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी सीधे उसके कंधों पर थी और यह बात उसे परेशान कर रही थी कि इतने अनुभव और योग्यता के बावजूद समस्या उसकी पकड़ में नहीं आई। लेकिन करण एक फर्श तकनीशियन ने उसे पकड़ लिया। टेबल पर रखी रिपोर्टों को पलटते पलटते उसकी उंगलियां थक गई थीं, पर मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। वह हर लाइन में यह ढूंढ रहा था कि कहीं कोई कमी मिल जाए जिससे करण की सफलता को अस्थायी या अनौपचारिक बताया जा सके। लेकिन सब कुछ उतना ही साफ था जितना करण के शब्द। अगली सुबह करण ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि उसके इनबॉक्स में यूरोपियन डायग्नोस्टिक्स टीम के कई मेल आए थे। प्रश्न तकनीकी थे, विस्तृत थे और बेहद औपचारिक। जैसा कि यूरोपियन कार्य संस्कृति में स्वाभाविक है, सीधे मुद्दे पर, स्पष्ट और बिना किसी घुमाव के। करण ने जरूरत से ज्यादा दबाव महसूस नहीं किया, लेकिन यह समझ गया कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वह ध्यान से सवाल पढ़ रहा था कि तभी माया उसके पास आकर बोली, वे लोग कठोर नहीं हैं, बस उनकी शैली हमारी तरह भावनात्मक नहीं होती। वे चाहते हैं कि तुम्हारी विधि को मानकीकृत किया जा सके। इसे एक चुनौती समझो, आक्रमण नहीं। उसकी आवाज में सादगी थी, लेकिन कारण उसके शब्दों के पीछे छिपी चिंता महसूस कर सकता था। दोपहर में राजीव ने उसे अपने केबिन में बुलाया। राजीव का चेहरा आज अनोखे आत्मविश्वास से भरा था। एक ऐसा आत्मविश्वास जो भीतर के भय को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। करण, उन्होंने मेज पर फाइल रखते हुए कहा, बोर्ड तुम्हारी प्रक्रिया को डॉक्यूमेंटेड स्टैंडर्ड में बदलने को कह रहा है। तुम जानते हो, एक भी गलती दर्ज हो गई तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मगर सही से लिखा तो यूरोप में तुम्हारी विश्वसनीयता बनेगी। करण ने समझ लिया कि यह प्रस्ताव लगया। करण ने समझ लिया कि यह प्रस्ताव लगया 1-2 परिभा रखना नहीं, दबाव था। लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, मैं जितना जानता हूं उतना लिख दूंगा सर। जोखिम से अधिक मुझे सच छिपाने से डर लगता है। राजीव कुछ पल उसे देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, देखते हैं करण, यूरोप में सबको प्रभावित करना आसान नहीं होगा। इस करण को पीछा करना। शाम को कैफेटेरिया की खिड़कियों से आती सुनहरी रोशनी में करण का चेहरा थका हुआ सा लग रहा था। माया उसके सामने बैठी थी। उसने करण के हाथों पर नजर डाली। उंगलियों की हल्की बेचैनी उसकी मनोदशा बता रही थी। तुम्हें यह सब अकेले झेलने की जरूरत पर यह एक्सपरी का मता नहीं है, उसने धीरे से कहा। करण उसकी बात पर मुस्कुराया, एक थकी लेकिन सच्ची मुस्कान। शायद डर तो है, पर हर कदम पर मुझे लगता है कि मेरे दादाजी की आवाज अब भी साथ है, यही मुझे संभालती है। माया ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच कुछ अनकहा लेकिन गहरा रिश्ता बनता जा रहा हो। ऑफिस से निकलते समय करण ने देखा कि बाहर की हवा में हल्की ठंड थी और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी रास्ते को चौकन्ना नहीं बल्कि साफ बना रही थी, जैसे कह रही हो कि राह लंबी है पर दिखाई दे रही है। उसे मालूम था कि आज की यह शांति आने वाली हलचल का इशारा है। राजीव अपनी चाल चल चुका था, यूरोप अपने सवाल भेज चुका था और करण पहली बार महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी अब उसके कदमों से नहीं, उसकी हिम्मत से आगे बढ़ रही है। अगले हफ्ते की उस सुबह नम्मा एयरोस्पेस की गलियों में एक असामान्य हलचल थी, जैसे हवा खुद किसी खबर को लेकर भाग रही हो। करण को उसी समय बोर्ड रूम में बुलाया गया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि अपर्णा मेहता, डॉ अनीता और कुछ वरिष्ठ अधिकारी उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपर्णा ने सीधे कहा, करण, यूरोपियन डायग्नोस्टिक सेंटर ने तुम्हें औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। तुम 2 हफ्तों में म्यूनिक जा रहे हो और वहां हार्मोनिक्स यूनिट की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाएगी। आवाज शांत थी, पर उसके शब्दों ने कमरे में एक अलग ही भार पैदा कर दिया। करण ने सिर हिलाया, पर अंदर एक धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई नई शुरुआत धीरे धीरे उसके सामने आकार ले रही हो। डॉ अनीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह सिर्फ काम नहीं है करण, यह यात्रा तुम्हें बदल देगी। लेकिन कमरे के एक कोने में खड़े राजीव अलग ही मुद्रा में थे। चेहरे पर मुस्कान थी, पर वह मुस्कान किसी प्रश्न की तरह लग रही थी, जैसे वह करण के भीतर की हिचकिचाहट को पढ़ लेना चाहता हो। बैठक खत्म हुई तो वह उसके पास आया और बोला, म्यूनिख बड़ा मंच है, वहां लोग हर तकनीकी निर्णय की जड़ तक जाते हैं। उम्मीद है कि तुम्हारे पास हर सवाल का उत्तर होगा, और यदि नहीं होगा तो भी सीखने का तरीका होना चाहिए।
शब्दों में कहीं कोई सीधा आक्रमण नहीं था, पर उनकी चुनी हुई भाषा ऐसी थी कि करण समझ गया राजीव का खेल अब खुलकर नहीं बल्कि बारीक धुंध में खेलने वाला है। दोपहर में यूरोपियन टीम के नए मेल आए। इस बार उनमें तकनीकी पूछताछ नहीं बल्कि कई प्री डिप्लॉयमेंट प्रोटोकॉल थे, लंबे, चरणबद्ध, अत्यंत सटीक। यह शैली भारतीय वातावरण से भिन्न थी, जहां संवाद में भावनाएं जगह लेती हैं। वहीं यूरोपियन निर्देश सूखे पर साफ थे। करण ने उन्हें पढ़ते हुए महसूस किया कि यह सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि एक अनुशासन का अभ्यास है। वह चुपचाप स्क्रीन को देखता रहा, जैसे यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि आने वाले दिनों में उसे किस लय में ढलना होगा। शाम को ऑफिस की छत पर हवा थोड़ी ठंडी थी। माया उसके पास आई। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी, लेकिन आंखों में गैर जरूरी भावना नहीं, एक स्थिर भरोसा था। तुमने बहुत कुछ कम समय में हासिल किया है, वह बोली, और अब तुम्हें उससे भी बड़े मंच पर जाना है। लेकिन कभी कभी बड़ी जगहें लोगों को अकेला भी कर देती हैं। करण ने उसे देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि माया उसकी चिंता शब्दों से ज्यादा उसकी चुप्पी में कह रही है। मैं डरता हूं, उसने स्वीकार किया, पर शायद इस बार डर मुझे रोक नहीं रहा, बस याद दिला रहा है कि रास्ता बड़ा है। माया हल्के से मुस्कुराई और दूर देखती हुई बोली, बस इतना याद रखना कि हर नई जगह तुम्हें बदल देगी, पर बदलना भी जरूरी है। उस रात जब करण घर पहुंचा तो मां आंगन में बैठी धूप में सुखाए कपड़े समेट रही थीं। उन्होंने करण को देखा और बिना कुछ पूछे समझ गईं कि उसके जीवन में आज कोई नया मोड़ आया है। करण ने धीरे से कहा, अम्मा, मैं जर्मनी जा रहा हूं। मां ने कपड़े मोड़ना रोक दिया और कुछ क्षण उसकी ओर देखते हुए बोली, दूरियां मन से तय होती हैं बेटा, पर हिम्मत वहीं होती है जहां अपने लोग खड़े हों। उनकी यह सरल बात करण के भीतर ऐसे उतरी जैसे अचानक कोई भार ढीला हो गया हो। रात ढलते ढलते करण अपने कमरे में बैठा पासपोर्ट और दस्तावेज समेट रहा था। बाहर आकाश में हल्का नीला अंधेरा था और शहर की रोशनियां दूर से किसी शांत नदी की तरह बहती दिख रही थीं। करण ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, जीवन उसे बुला रहा है, लेकिन इस बार वह घबराहट से नहीं बल्कि एक गहरी शांत तैयारी के साथ आगे बढ़ेगा। म्यूनिक के हवाई अड्डे पर उतरते ही करण को एक अजीब सी सर्द गर्माहट ने घेर लिया, जैसे यह शहर अपनी चुप्पी में भी उसे परख रहा हो। हवा में धुंधली सी ठंड थी, पर कदमों की चाल में एक ऐसा अनुशासन था जिसे देखकर वह खुद को थोड़ा अस्थिर महसूस करने लगा। भारत की रौनक भरी आवाजें अचानक जैसे किसी दूर समय में कैद होकर रह गई थीं, और सामने सिर्फ एक ऐसा शहर था जहां हर चेहरा, हर कदम, हर दिशा अपने समय के साथ बिल्कुल सटीक तालमेल में चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लग रहा था कि यह जगह केवल इमारतों की नहीं बल्कि एक ठहरी हुई सोच और लय की बनी है। एक ऐसी लय जिसे समझना आसान नहीं, पर जो समझ में आ जाए तो व्यक्ति को एक नई गहराई दे दे। यूरोपियन डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचने पर वातावरण और भी अधिक सख्त महसूस हुआ। वहां लोगों के अभिवादन में मुस्कान तो थी, पर वह सधी हुई, माफी हुई, जैसे हर शब्द भी यहां एक नियम का पालन करता हो। करण को महसूस हुआ कि उसकी हर चाल, हर सांस, हर नजर को परखा जा रहा है। दो इंजीनियर उसके पीछे से धीरे से बोले, देखते हैं इस लड़के में कितना दम है। इस आवाज ने उसके भीतर हल्की सी टीस जगाई, पर उसने खुद को रोककर सिर्फ इतना सोचा कि यहां उसकी पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके काम से बनेगी। पहली ही बैठक में वरिष्ठ इंजीनियर हैंस ने कठोर चेहरे के साथ कहा कि यहां काम का हर चरण तय मानकों के अनुसार होगा और छोटी सी अस्थिरता भी पूरे इंजन को गलत दिशा में धकेल सकती है। करण समझ रहा था कि यह उसकी असल परीक्षा का पहला कदम है, पर जो आघात उसे अगले ही पल मिला उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। हैंस ने भारतीय टीम द्वारा भेजा गया उसका तकनीकी दस्तावेज उसके सामने रखा। करण ने सोचा था कि उसमें उसकी वही विधि होगी जिसे उसने दिन रात मेहनत से तैयार किया था, पर जैसे ही उसने पन्ने खोले उसकी आंखें ठहर गईं। कई हिस्से बदले हुए थे, कुछ विवरण हटा दिए गए थे, कुछ ऐसे वाक्य जो उसने कभी लिखे ही नहीं। यह साधारण गलती नहीं थी, यह किसी छिपे हुए हाथ की चाल जैसी लग रही थी। हैंस ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या यही तुम्हारी प्रक्रिया है? यह प्रश्न सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, यह उसके भरोसे पर रखा गया पत्थर था। करण ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं सर, इसमें बदलाव हुए हैं। मेरी असली प्रक्रिया अलग है और मैं उसे साबित करके दिखा सकता हूं। उसके शब्दों में कोई अकड़ नहीं थी,
बस एक साफ सच्चाई और एक ऐसा विश्वास जो भीतर से उठता है जब व्यक्ति जानता है कि वह गलत नहीं है। हैंस कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बहुत शांत स्वर में बोले कि यहाँ बातों पर नहीं, परीक्षणों पर विश्वास किया जाता है, और कल सभी इंजीनियरों की मौजूदगी में करण को अपनी विधि सिद्ध करनी होगी। यह सुनते ही करण को लगा जैसे कल का दिन सिर्फ मशीन का नहीं बल्कि उसकी खुद की पहचान का परीक्षण बनने वाला है। शाम को अपने साधारण से अपार्टमेंट में पहुंचते हुए उसके मन में एक थकान भी थी और एक अजीब सी ऊर्जा भी। खिड़की के बाहर गिरती बर्फ पूरे शहर को किसी चित्र की तरह स्थिर कर रही थी। उस सफेदी में उसे अकेलापन नहीं बल्कि एक शांत आग्रह महसूस हुआ, जैसे शहर कह रहा हो कि यहाँ जो भी कमाना है वह अपनी मेहनत से ही कमाना होगा। तभी माया का संदेश आया, नई जगहें शुरुआत में भारी लगती हैं, बस सांस लेना मत भूलना। करण ने संदेश पढ़कर हल्की मुस्कान दी और जवाब लिखा, हाँ, कल की तैयारी कर रहा हूं। इस शहर की अपनी ही ताल है, उसे सुनना सीख रहा हूं। खिड़की के बाहर बर्फ गिरती रही और करण ने महसूस किया कि इस रात की शांति में भी उसके कल की चुनौती कहीं जाग रही है। कल वह सिर्फ मशीन का इंजन नहीं बल्कि अपनी सच्चाई की लय को भी साबित करने वाला था। अगली सुबह परीक्षण कक्ष में पहुंचते ही करण ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी गंभीरता तैर रही है, जैसे पूरे केंद्र की सांसें आज इसी विशाल एयरो थ्रस्ट इंजन की धड़कन पर टिकी हों। स्क्रीनें हल्की रोशनी में चमक रही थीं। इंजीनियर अपने अपने उपकरण थामे हुए थे और हॉल के बीचों बीच रखा इंजन किसी सोए हुए दैत्य की तरह शांत होकर उठने की प्रतीक्षा कर रहा था। करण उसके पास पहुंचा तो मशीन की ठंडी धातु में उसे एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। वह कंपन जिसे वह आंकड़ों से नहीं, अनुभव से समझता था। वह नीचे झुककर सेटिंगें जांचने लगा और तभी उसके माथे पर हल्की शिकन उभरी। सेंसर का कोण कुछ डिग्री बदला हुआ था, इतना मामूली कि सामान्य नजर शायद उसे देख भी न पाए, लेकिन करण का ध्यान तुरंत वहां अटक गया। इस प्रोजेक्ट में दस्तावेजों और सेटिंग्स के बदले जाने की संभावना उसे कभी कभी भीतर ही भीतर परेशान करती थी, खासकर क्योंकि कुछ सप्ताह पहले भारत में राजीव ने तकनीकी फाइलें चेक करने के बहाने कई बार अपने पास रखी थीं और हर बार एक अजीब सी मुस्कान के साथ लौट आई थीं। खासकर क्योंकि कुछ सप्ताह पहले भारत में तकनीकी फाइलें के लिए, पर उसके भीतर एक तीखा संदेह अब धीरे धीरे आकार ले रहा था। वह जानता था कि अगर अभी वह सेंसर में हुए बदलाव को उजागर करे तो बैठक रुक सकती है। राजीव तक पहुंचने का कोई प्रमाण न होने के कारण बात उल्टी भी पड़ सकती है, और सबसे बढ़कर इंजन आज असफल हो गया तो पूरे प्रोजेक्ट पर संकट आ जाएगा। दादाजी की पुरानी सीख उसके भीतर गूंज उठी, गलत को पहचान लेना ही काफी नहीं, सही को समय पर थामना भी जरूरी है। उसने बिना किसी को बताए सेंसर का कोण शांत हाथों से वापस सही स्थिति में कर दिया। हैंस दूर से खड़े हुए उसे गहरी नजरों से देख रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब तैयार होने के बाद हैंस ने संकेत दिया और इंजन धीरे धीरे गरजता हुआ जीवित होने लगा। आवाज शुरुआत में बिल्कुल संयमित थी, फिर धीरे धीरे तापमान ऊपर चढ़ने लगा। इंजीनियर एक साथ स्क्रीन की ओर झुककर डेटा पढ़ने लगे, जैसे किसी महत्वपूर्ण क्षण को आंखों में कैद करना चाहते हों। जैसे किसी महत्वपूर्ण क्षण को आंखों में कैद करना चाहते हों। करण अपने स्थान पर खड़ा इंजन की लय को बेहद ध्यान से महसूस कर रहा था, न किसी डर से, न किसी जल्दबाजी से, बल्कि उस गहरी समझ के साथ जो वर्षों की मेहनत और भीतर छिपी संवेदनशीलता से पैदा होती है। कुछ मिनट तक सभी आंकड़े सामान्य रहे, वन बता तो संबत्ता को एक वनहंद्रापी को। फिर वह क्षण आया जहां अब तक इंजन हर बार अस्थिर हुआ था। कमरे में अनकही घबराहट फैल गई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आवाज में उठने वाली हल्की बेचैनी अचानक शांत हो गई, जैसे मशीन ने किसी अदृश्य हाथ का सहारा पा लिया हो। स्क्रीन पर पहली बार सभी संकेतकों ने हरे रंग की स्थिर रेखाएं दिखाईं। तापमान स्थिर था, कंपन स्थिर, और इंजन की ताकत पहले से कहीं अधिक संतुलित। हॉल में खड़े कई इंजीनियरों ने राहत की सांस ली और कुछ की आंखों में वह चमक आ गई जो लंबे संघर्ष के बाद सच्ची सफलता को देखकर उठती है। हैंस धीमे कदमों से करण के पास आए। उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा और सम्मान था। उन्होंने पूछा, तुमने कुछ बदला था ना? करण ने बिना किसी गर्व के एक शांत सच्चाई के साथ कहा, साहब, मशीनें हमेशा संकेत देती हैं, हमें बस उन संकेतों को सही समय पर समझना होता है। हैंस के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जो अनुभव से जन्म लेती है।
और जो किसी सच्ची प्रतिभा के सामने ही प्रकट होती है। उन्होंने पूरे कक्ष से कहा, आज का परीक्षण पूर्ण रूप से सफल है और इसके लिए करण की समझ सबसे महत्वपूर्ण रही है। हल्की तालियां गूंज उठीं। करण के भीतर एक गहरी शांति उतर रही थी। कोई चमकदार विजय नहीं, बल्कि वह संतोष जो तभी आता है जब व्यक्ति अपने डर को पार कर सच को थाम लेता है। लेकिन उसके मन के किसी कोने में यह एहसास भी था कि सेंसर की छेड़छाड़ अभी अंतिम बाधा नहीं है। कहीं न कहीं राजीव जैसे लोग फिर कोई मोड़ लाने की कोशिश करेंगे, पर आज नहीं। आज करण ने अपने रास्ते को एक कदम और मजबूत कर लिया था। परीक्षण की सफलता के बाद भी करण के मन में कोई उत्साह नहीं उभरा, बल्कि एक गहरी और थकी हुई शांति उतर आई थी। जैसे उसने किसी भारी पत्थर को पार तो कर लिया हो, पर उसके नीचे दबे हुए रास्ते की लंबाई अभी भी सामने फैलती जा रही हो। हॉल से बाहर निकलते समय इंजीनियरों की नजरें अब पहले जैसी सतर्क या संदेह से भरी नहीं थीं। उनमें एक स्वीकार्यता थी, एक मौन सम्मान और कभी कभी एक हल्की मुस्कान भी, जिसे देखकर करण को महसूस हुआ कि आज उसने सिर्फ मशीन नहीं, लोगों की सोच भी बदली है। लेकिन इस भीड़ में वह एक चेहरा ढूंढ रहा था, राजीव का। परीक्षण के दौरान वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया था और उसकी यह अनुपस्थिति जितनी शांत थी, उतनी ही बेचैन करने वाली। करण को झटके से याद आया कि भारत में अंतिम सप्ताहों के दौरान जब वह अपनी वास्तविक प्रक्रिया पर काम कर रहा था, राजीव ने एक बार देर शाम प्रयोगशाला में आकर कहा था कि उसने पुराने डेटा को मिलान करने के लिए एक प्रति ले ली है। उस समय यह बात साधारण लगी थी, पर आज उस स्मृति में छिपा हुआ कंपन साफ साफ सुनाई देने लगा। शायद वही छोटा सा सुराग था जिसने करण के मन में शक का बीज डाला था। लंबे गलियारे को पार करते हुए करण बाहर निकला ही था कि पीछे से हेंस ने आवाज दी, करण। एक पल करण रुका और हेंस उसके पास आ गए। उनके चेहरे पर आज कोई कठोरता नहीं थी, जैसे परतें हट रही हों और भीतर का सच्चा भाव धीरे धीरे सामने आ रहा हो। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी समझ सामान्य नहीं है। बहुत लोग मशीनें पढ़ते हैं, पर तुम उन्हें सुनते हो, यह दुर्लभ क्षमता है। करण ने विनम्रता से सिर झुकाया। हेंस आगे बोले, कल की केंद्रीय बैठक में तुम्हें इंजन के संपूर्ण तालमेल मॉडल पर अपने विचार रखने होंगे। यह जिम्मेदारी बड़ी है, पर मुझे लगता है कि तुम तैयार हो। करण के भीतर एक हल्की सी लहर उठी, विश्वास की, और उसी विश्वास का बोझ भी। लेकिन राजीव का विचार फिर भीतर कहीं कांप गया। करण सोच रहा था कि आज के सफल परीक्षण के बावजूद सेंसर की छेड़छाड़ मामूली नहीं थी, और यह भी संभव था कि यह सिर्फ शुरुआत हो। पर वह बिना प्रमाण किसी पर उंगली उठाने वाला नहीं था। इसलिए उसने मन ही मन तय किया कि फिलहाल सच को चुपचाप देखना और समय आने पर साफ करना ही बुद्धिमानी है। शाम ढलते ढलते करण अपने कमरे पहुंचा। खिड़की के बाहर हल्की रोशनी वाली सड़कें थीं, जिन पर कदमों की दूर दूर तक गूंजती आहटें एक अजीब सी स्थिरता पैदा कर रही थीं। वह थोड़ी देर उसी आवाज को सुनता रहा, मानो दिन भर की उलझनें उन कदमों के साथ दूर जा रही हों। तभी मोबाइल की स्क्रीन चमकी। माया का संदेश था, आज कैसा रहा? दिल कह रहा है तुमने कुछ बड़ा किया होगा। संदेश पढ़ते ही करण के चेहरे पर एक थकी हुई पर सच्ची मुस्कान उभरी। उसने जवाब में लिखा, दिन कठिन था, लेकिन कुछ ठीक भी हुआ। बहुत कुछ समझना है अभी। कुछ ही क्षण बाद माया की कॉल आ गई। उसकी आवाज में वह नरमी थी जो थके हुए मन को शांति देती है। उसने कहा, मैं जानती थी कि तुम संभाल लोगे। तुम्हारा काम सिर्फ तकनीक नहीं है, उसमें तुम्हारा दिल भी बोलता है। करण ने धीमे स्वर में बताया कि अभी सब साफ नहीं है, कुछ बातें उसे परेशान कर रही हैं। माया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, सही बात कहने का समय खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तुम बस अपने मन को सच्चा रखना, और याद रखना, दूरी चाहे कितनी भी हो, तुम्हारे साथ कोई है जो तुम पर विश्वास करता है। उसके ये शब्द करण के भीतर किसी कोमल रोशनी की तरह उतर गए। उसने फोन बंद किया और कमरे में हल्के से चलती हवा को महसूस किया। बाहर की रात शांत थी, लेकिन उसके भीतर उठता संकल्प अब और स्पष्ट हो चुका था। उसने धीरे से कहा, अगर रास्ता मुश्किल है तो शायद यही मेरा असली रास्ता है। और वह अगले दिन की बैठक और उससे आगे आने वाली हर परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। अगली सुबह म्यूनिख की ठंडी हवा में एक अलग ही तरह की उम्मीद घुली थी, जैसे रात भर की थकान और संघर्ष किसी शांत धूप में पिघल गए हों। करण जब डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि आज का दिन साधारण नहीं होने वाला है। गलियारों में इंजीनियरों की आवाजें धीमी थीं,
पर हर चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जो यह बताती थी कि केंद्रीय तकनीकी बैठक अब पूरे प्रोजेक्ट की दिशा तय करेगी। करण के भीतर हल्की घबराहट तो थी, लेकिन उससे कहीं गहरी एक दृढ़ता भी। शायद माया की रात की बातों ने उसके मन के अंधेरे हिस्सों में रोशनी जलाई थी। मीटिंग हॉल में प्रवेश करते ही करण ने कमरे में बैठे विशेषज्ञों की निगाहें अपने ऊपर महसूस की। डॉ एलिना ने हल्की मुस्कान के साथ उसे पास की सीट लेने का संकेत किया, जबकि हैंस सामने बड़ी स्क्रीन पर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। लेकिन करण की नजर अनायास ही कमरे के पीछे चली गई। वहां राजीव शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर आंखों में एक बेचैनी जैसे ठहर गई थी। करण ने सोच लिया था कि वह किसी पर आरोप लगाने नहीं आया है, पर राजीव की लगातार विचलित मुद्रा उसे भीतर ही भीतर सवालों में खींच रही थी। मीटिंग शुरू हुई तो हेंस ने पहली ही पंक्ति में कहा कि कल का इंजन परीक्षण महीनों की असफलताओं के बाद पहली बार बिना किसी रुकावट के स्थिर चला है, और इसके पीछे करण की गहरी तकनीकी समझ का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। कमरे में एक हल्का सा तनाव उभरा। कुछ वरिष्ठ इंजीनियरों के चेहरे यह साफ बता रहे थे कि इतनी बड़ी प्रशंसा एक युवा कर्मचारी के लिए सुनना उन्हें सहज नहीं लग रहा था। करण किन हलक पाछी है आती साथ एक तरकी एक में ऊपर को कूर करे है ने शांत स्वर में अपना विश्लेषण समझाना शुरू किया। उसने किसी जटिल सूत्र या भारी तकनीकी भाषा का सहारा नहीं लिया, बल्कि सरल शब्दों में बताया कि इंजन की अस्थिरता कई परतों के सूक्ष्म फर्क से पैदा हो रही थी, और यदि इन परतों को एक दूसरे के अनुसार ढाला न जाए तो कोई भी अपडेट स्थायी परिणाम नहीं देगा। उसके शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जो समझी भी जा सकती थी और महसूस भी। अचानक पीछे से राजीव की आवाज आई, धीमी पर हल्की चुभन के साथ, तो क्या तुम कहना चाहते हो हमने इतने महीनों में कुछ नहीं देखा? कमरे में एक पल को सन्नाटा उतर आया। करण ने उसकी ओर देखा और बिना किसी टकराव के कहा, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा। कभी कभी मशीन वही बताती है जो हम देखने की कोशिश नहीं करते, और कभी कभी नया नजरिया पुराने रास्तों को साफ कर देता है। उसके जवाब की सरलता और विनम्रता ने माहौल को थोड़ा नरम कर दिया, पर राजीव के भीतर की खटास जैसे और भारी हो गई। डॉ एलिना ने करण की ओर देखकर कहा कि उसकी क्षमता सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि निरीक्षण की वह कला है जो वर्षों में भी सबको नहीं मिलती। यह सुनकर कई इंजीनियर अब करण की ओर नए सम्मान से देखने लगे। उसी क्षण करण ने देखा कि राजीव अपनी फाइल को संभालते हुए एक पल के लिए ठिठका, जैसे वह किसी डर या दबाव से जूझ रहा हो। करण समझ गया कि राजीव की बेचैनी किसी साधारण असुरक्षा से बड़ी है, और शायद समय ही बताएगा कि उसके भीतर क्या तूफान चल रहा है। प्रस्तुति के बाद हेंस ने घोषणा की कि बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन ने पिछले कई सप्ताहों के अवलोकन, परीक्षण और बैठकों के आधार पर करण को आधिकारिक रूप से इंजन सिंक मॉडल के अगले चरण का प्रमुख नियुक्त किया है। इस घोषणा में सिर्फ प्रशंसा नहीं थी, उसमें एक लंबी अवधि के विश्वास की मुहर भी थी। तालियां गूंज उठीं और करण को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत का भार हल्का हुआ है, मानो किसी ने कंधे पर रखा पत्थर धीरे से हटा दिया हो। जब वह बाहर निकला तो कांच के दरवाजे पर खड़े राजीव की नजरें उसकी नजरों से मिलीं। वे नजरें स्वीकृति की नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी खामोशी की थीं जिसमें ईर्ष्या, असुरक्षा और शायद पछतावा सब कुछ मिला हुआ था। करण ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि आने वाले दिनों में उसकी परीक्षा सिर्फ मशीनें नहीं लेंगी, इंसानों के भीतर का संघर्ष भी उसकी राह में आएगा। अगली सुबह म्यूनिख की हवा में एक हल्का सा सुकून था, मानो रात भर की बेचैनियां किसी धुली हुई खिड़की की तरह साफा हो गई हों। करण जब डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचा तो इमारत की सीढ़ियां उसे कुछ अलग ही लगीं, जैसे आज की शुरुआत उसके भीतर चल रही किसी नई यात्रा का पहला कदम हो। केंद्रीय मीटिंग समाप्त हुए कुछ घंटे ही हुए थे, लेकिन उसके मन में उठते हुए विचार अब भी थमे नहीं थे। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, पर वही ऊंचाई किसी अनदेखी गहराई को भी छिपाए बैठी है। दोपहर में जब वह कैफेटेरिया पहुंचा तो वहां की गर्म रोशनी और हल्की हल्की बातचीतों का शोर एक अजीब सा अपनापन महसूस करा रहा था। वह खिड़की के पास वाली मेज पर बैठा ही था कि सामने से माया आती दिखाई दी। उसके चेहरे पर वही शांत, भरोसा देने वाली मुस्कान थी जो करण के भीतर तक उतरती चली जाती थी। जैसे ही वह बैठी, उसने सहज स्वर में पूछा, सुना है सुबह की बैठक भारी थी, तुम ठीक हो? करण ने हाँ में सिर तो हिलाया, लेकिन मन की जो उलझन उसकी आंखों में उतर आई थी उसे वह छिपा नहीं पाया। माया ने सीधे सीधे सवाल नहीं किया,
बल्कि धीरे से बोली, कभी कभी हम कुछ नहीं कहते, पर मन बोलता है, और तुम्हारा मन आज बहुत कुछ कह रहा है। करण ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा कि उसे राजीव की खामोशी लगातार चुभ रही है। मुझे समझ नहीं आता, वह बोला। वह इतना अलग क्यों हो गया है, जैसे कोई बात उसे परेशान कर रही है और वह उसे भीतर ही भीतर दबाता जा रहा है। माया ने उसकी बात पूरी ध्यान से सुनी, फिर बोली, शैंडन हिल, हर इंसान अपने समय और सफर के हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। शायद उसे लग रहा है कि वह पीछे छूट रहा है, शायद उसे लगता है कि उसकी पहचान खतरे में है, और इंसान जब अपनी जगह खोने से डरता है तब वह अक्सर खुद से ही दूर हो जाता है। उसके शब्दों ने करण को भीतर तक छू लिया। वह जानता था कि माया सिर्फ समझदार नहीं, बल्कि लोगों को महसूस करने की क्षमता भी रखती है। दोनों बाहर निकलने लगे तो माया कुछ पल के लिए रुकी। उसने धीमे से कहा, करण, तुम जितना अपने काम को समझते हो उतना ही दिल को भी समझो। तुम्हारी आंखों में आज एक थकान तो है, पर उसके पीछे कोई अनकहा डर भी दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले पड़ रहे हो तो याद रखना, यहां कोई है जो तुम्हारे साथ खड़ा है। उसका स्वर हल्का था, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो करण को अनायास ही थमा गई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्दों ने जैसे उसके होठों पर कदम रोक लिए। इसी बीच उसका फोन बजा। हैंस का संदेश था कि उसे तुरंत केबिन में बुलाया जा रहा है। करण ने माया की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी और दोनों अलग हो गए। हैंस के केबिन में पहुंचकर उसने देखा कि कई फाइलें खुली पड़ी हैं और स्क्रीन पर इंजन डेटा की लंबी कतारें चमक रही हैं। हैंस ने शांत स्वर में कहा, करण, बोर्ड अगले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा करने वाला है। यह चरण बेहद नाजुक है और तुम्हारी भूमिका अब और निर्णायक होगी। झुकाकर कहा कि वह तैयार है, लेकिन हैंस कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, चरण, एक बात और। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगता है कि राजीव कुछ असहज है। उसने अपने काम में भी पहले जैसी स्थिरता नहीं दिखाई। तुम उससे कभी सहजता से बात कर सको तो अच्छा रहेगा। कई बार टीम सिर्फ मशीनों से नहीं, लोगों की मुश्किलों को समझकर आगे बढ़ती है। करण ने महसूस किया कि अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तकनीकी नहीं रही। यह सिर्फ इंजन के तालमेल का सवाल नहीं था, यह इंसानों के टूटते हुए संतुलन को समझने और संभालने का भी समय था। जब वह केबिन से बाहर निकला तो उसके कदमों में एक अजीब सी भारी और मुलायम लय थी, जैसे जिंदगी उसे कहीं और, किसी और चुनौती की ओर पुकार रही हो। उसे नहीं पता था कि आगे क्या आने वाला है, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि रास्ते अब गहराई की तरफ मुड़ रहे हैं, और इन गहराइयों में वही लोग सबसे ज्यादा चमकते हैं जो सच्चाई और सहमति के साथ आगे बढ़ते हैं। म्यूनिक की उस ठंडी दोपहर में जब इंटरनेशनल रिव्यू बोर्ड का निर्णय सुनाया गया तो पूरा हॉल जैसे एक साथ राहत की सांस लेकर शांत हो गया। स्क्रीन पर उड़ान इंजन टेस्ट की स्थिर रिपोर्ट चमक रही थी और इंजीनियरों के चेहरों पर महीनों बाद हल्की उम्मीद दिख रही थी। करण एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था, न कोई दिखावा, न कोई उत्तेजना, बस एक गहरी सधी हुई तसल्ली। पर उसकी निगाहें स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उन चेहरों पर थीं जिनके बीच से यह लंबा सफर निकल कर आया था। हैंस ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा कि आज की सफलता सिर्फ मशीन की नहीं, बल्कि एक ऐसी दृष्टि की जीत है जिसने डेटा से ज्यादा दिल की धड़कन सुनने की हिम्मत दिखाई। करण ने बस सिर झुका दिया। उसे मालूम था कि ये शब्द जितने बड़े लग रहे हैं, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आगे उसका इंतजार कर रही है। हॉल खाली होने लगा और तभी राजीव उसके पास आकर रुका। वह वही राजीव था जिसने महीनों से उसे हर कदम पर चुनौती दी थी। अनुभव, अहंकार और असुरक्षा के बीच फंसा एक प्रतिभाशाली लेकिन थका हुआ इंजीनियर। आज उसका चेहरा पहली बार खुला था, जैसे वह अपने भीतर की दीवारें खुद तोड़ आया हो। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा करण, शायद इसलिए कि मैं खुद को खोता जा रहा था। कई सालों तक इस लैब को चलाने का दबाव और तुम्हारा यहां आना मेरी असुरक्षाओं को और बड़ा कर देता था, लेकिन आज तुमने बचाया सिर्फ मशीन को नहीं, हमें भी। करण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और पहली बार बिना किसी बोझ के कहा, राजीव, ये टीम तुमसे ही बनी है। मैं बस वहां सुधार कर सका जहां जरूरत थी। हम दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, काटते नहीं। राजीव ने लंबी सांस ली, जैसे उस एक वाक्य ने भीतर जमा भारीपन को बह जाने दिया हो। यही वह क्षण था जहां दोनों प्रतिद्वंद्वी नहीं, साथी दिख रहे थे, और यह बदलाव लड़ाई से नहीं, समझ से आया था। करण बाहर निकलने लगा तो हॉल के द्वार पर माया खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों में वह चमक थी
जो प्रशंसा से ज्यादा स्नेह से जन्म लेती है। वह आगे आई और धीरे से बोली, तुम्हें पता है, जब रिव्यू शुरू हुआ था मैं तुम्हें ही सबसे ज्यादा देख रही थी, क्योंकि तुम्हारे शांत चेहरे में मुझे हर बार उम्मीद मिलती थी। करण हंस पड़ा, और मुझे हर मुश्किल में तुम्हारी आवाज याद आती थी, सीधी, सादी और साफ, शायद इसीलिए कि उसमें भरोसा था। माया एक पल के लिए उसकी ओर देखने लगी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द ढूंढ न पा रही हो। फिर उसने बस करण की बांह छूकर कहा, आज की जीत तुम्हारी है और शायद थोड़ी सी मेरी भी। उस हल्के स्पर्श में जो गर्माहट थी, उसने करण के भीतर कुछ नरम सा हिला दिया, जैसे लंबे सफर के बाद किसी को अपना घर दिख जाए। बाहर बर्फ थोड़ी तेज हो चुकी थी। करण इमारत की सीढ़ियों पर खड़ा ठंडी हवा में सांस छोड़ते हुए महसूस कर रहा था कि यह सफलता वैसी नहीं थी जैसी लोग किताबों में पढ़ते हैं। यह सफलता मेहनत, संघर्ष और उन रिश्तों की उपज थी जो रास्ते में बनते, बिगड़ते, लेकिन अंत में इंसान को बदल देते हैं। वह नीचे उतरने ही वाला था कि पीछे से हैंस की आवाज आई, पहली बार बिना औपचारिकता के, बिल्कुल सहज। करण, तुमने सिर्फ मशीनें नहीं समझी, तुमने इस टीम को सुना। यूरोप में सबसे बड़ी चुनौती तकनीक नहीं, संस्कृति का संतुलन होता है, और आज तुमने साबित किया कि तुम वह पुल बन सकते हो जिसकी हमें जरूरत थी। करण ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि यह प्रशंसा किसी प्रमाण पत्र से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। उस रात जब वह अपने अपार्टमेंट की खिड़की पर खड़ा बर्फ को गिरते देख रहा था, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि जीवन की असली जीत तालियों में नहीं, बल्कि उन क्षणों में छिपी होती है जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। उसे दादाजी की सीख याद आई, लेकिन इस बार किसी कथन की तरह नहीं, बल्कि एक नए अर्थ में। पहले वे कहते थे, मशीनों का दिल सुनना सीखो, पर आज करण समझ गया कि असली बात यह है कि लोगों का मन सुनना सीखो, और यही समझ उसे मंजिल तक नहीं, बल्कि यात्रा के हर मोड़ तक पहुंचाएगी। उसने आखिरी बार रात के आकाश को देखा और मन ही मन कहा कि अब वह सिर्फ इंजीनियर नहीं, एक जिम्मेदारी है उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास कर रहे हैं, और उन भावनाओं के लिए जो धीरे धीरे गहराती जा रही हैं, जिनका नाम शायद माया है। दोस्तों, करण की पूरी यात्रा हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परिस्थितियां नहीं देती, बल्कि हमारा अपना अहंकार देता है। हम अक्सर किसी को उसके कपड़ों से, उसके पद से या उसकी भाषा से जज कर लेते हैं और मान लेते हैं कि वह हमसे कम जानता होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असली प्रतिभा हमेशा शांत लोगों के भीतर छिपी होती है, उन लोगों में जो दिखावे से दूर रहते हैं और काम को अपने आप बोलने देते हैं। यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि ईर्ष्या और तुलना इंसान को आगे नहीं ले जाती, वे सिर्फ मन को छोटा और बेचैन करती हैं। जब राजीव जैसा अनुभवी इंजीनियर अपने डर और असुरक्षाओं में फंस सकता है, तो सोचिए हम कितनी बार बिना कारण ही दूसरों को अपना शत्रु बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसने कारण को सुना, समझा और स्वीकार किया, उसके भीतर का बोझ खुद ब खुद हल्का हो गया। यही जीवन का नियम है, विनम्रता इंसान को उठाती है और अहंकार उसे गिरा देता है। आज की दुनिया में हर तरफ शोर है, राय, तर्क, बहसें। ऐसे समय में जो व्यक्ति सुन सकता है वही आगे बढ़ता है। मशीनें हों या इंसान, दोनों को समझने के लिए धैर्य चाहिए, ध्यान चाहिए। करण की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वह सिर्फ आवाज नहीं सुनता था, मर्म सुनता था, और जिसने यह कला सीख ली, उसे अपने रास्ते खुद खुलते दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से एक ही बात याद रखिए, किसी को छोटा न समझिए और खुद को कभी कम मत मानिए। मेहनत, सच्चाई और साफ नजर, यही तीन चीजें इंसान को वहां पहुंचाती हैं जहां किस्मत भी सिर झुका देती है। जीवन की हर धड़कन में एक संदेश छिपा होता है, बस सुनने वाला चाहिए।